सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे करंट अफेयर्स की सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने नवंबर मंथ के थर्ड पार्ट पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के बारे में हमें सबसे पहले बताना है। सबसे पहले है कि एनडीसीज आर पार्ट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट एंड एम्बॉडी एफर्ट्स बाय ईच कंट्री टू रिड्यूस नेशनल एमिशंस। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एनडीसीज क्या होते हैं? पेरिस एग्रीमेंट का पार्ट है और मेनली क्या है ये, जो भी नेशनल एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए हर एक कंट्री जो एफर्ट्स कर रही है वो है इसमें। ठीक, तो बिल्कुल। सेकंड है, इंडिया सबमिटेड ए टारगेट ऑफ 33 to 35% पर यूनिट ऑफ जीडीपी एज इट्स एनडीसी। तो बिल्कुल हमें क्या करना है, 30 to 35% एनडीसी का हमारा टारगेट है। ठीक है, कि हमें इतना रिड्यूस करना है। थर्ड है, एनडीसीज आर लीगली बाइंडिंग विच इज़ रिव्यूड बाय यूएनएफसीसी। तो याद रखना, जो भी ये नेशनली या इंटरनेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होते हैं ये लीगली बाइंडिंग नहीं होते, लेकिन हाँ इनके लिए एक रिव्यू प्रोसेस जरूर चलती है, मतलब रिव्यू प्रोसेस की जाती है, ताकि मतलब जो कंट्रीज़ हैं उनको असेस किया जा सके कि उन्होंने अपने कितने गोल्स जो हैं वो मीट किए हैं या नहीं किए हैं, लेकिन कोई बाइंडिंग नहीं है। तो ये कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? ए। ठीक है, ये किसके बारे में? हमारे नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के बारे में। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्या बोलता है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में बताना है। किसके बारे में? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में बताना है। The National Air Quality Monitoring Network is augmented with National Clean Air Program। सबसे पहले जो नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क है वो ऑगमेंटेड है किससे? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से। 2017 इसका बेस ईयर है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का। तो बिल्कुल ये 2017 इसका बेस ईयर। और थर्ड स्टेटमेंट है कि राइट टू क्लीन एयर इज पार्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ एंड फेलियर टू एड्रेस एयर पोल्यूशन इज डिनायल ऑफ राइट ऑफ लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो राइट टू क्लीन एयर ये किसके अंडर दिया गया है? आर्टिकल 21 के अंडर दिया गया है। तो ये भी थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? डी। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाता है? डी। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखना कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, वैसे स्टार्ट कब किया गया था? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था कब? 2019 में। किसने स्टार्ट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, पहला एफर्ट था ये जो कंट्री में किया गया था एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाने के लिए एयर क्वालिटी के लिए। ठीक है, विद टाइम बाउंड रिडक्शन टारगेट। ठीक है, मतलब पहला एफर्ट था जिसमें टाइम बाउंड रिडक्शन टारगेट थे। ठीक है, टाइम बाउंड रिडक्शन टारगेट थे इसमें। उसके अलावा बात करें इसमें क्या थे? इसमें स्टार्टिंग में जब ये आया तो कितनी कंट्रीज बोल रही हूँ, कितनी सिटीज़ में इसको मेनली अप्लाई किया गया था? याद रखना, स्टार्टिंग में थी इसमें 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज़। ठीक है, 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज़। मतलब नॉन अटेनमेंट सिटीज़ कौन सी सिटीज़ होती हैं? जो कंफर्म नहीं करती नेशनल जो भी एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, जो उनको फॉलो नहीं करती लगातार 5 साल तक, मतलब कंसिक्वेंटली 5 साल तक मान लो उन्होंने जो भी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, कौन से नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मान लो फॉलो नहीं किया लगातार 5 साल तक, तो वो हो जाती है नॉन अटेनमेंट सिटीज़। तो 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ उसमें इंक्लूड की गई थी, जो 23 स्टेट्स और यूटीज़ में थी। लेकिन याद रखना, अभी इनका नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया। अभी इनका जो नंबर कितना हो गया? 132 हो गया। ठीक है, याद रखना इसको। और सबसे ज़्यादा सिटीज़ जो हैं 132 में कौन से स्टेट की हैं? वो है मैक्सिमम है महाराष्ट्र से। किससे? महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा सिटीज़ हैं जो इसमें इंक्लूड की गई हैं, जिसमें टाइम बाउंड मैनर में हमें क्या करना है? एयर पोल्यूशन को मतलब रोकना है। तो ये है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारी मिनिस्ट्री है ना, जो हमारी मिनिस्ट्री है उसने और क्या क्या किया? उसने और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं। जैसे कि मिनिस्ट्री ने एक नेशनल पोर्टल भी लॉन्च किया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए। वो उस पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम है प्राणा। ठीक है, ये एक प्राणा मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए। प्राणा होता है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। ठीक है, ये समझ में आ गया? क्या है? पोर्टल लॉन्च किया है फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। ठीक है, और इसके अलावा बस ये याद रखना, और जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम था ये किसी एक्ट वगैरह के अंडर इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। ठीक है, और बस यही है। मतलब वैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं? इनिशिएटिव है कि भाई मतलब हमें नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क ऑगमेंट करना है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान बनाना है सिटीज़ के लिए। क्या बनाना है? एयर क्वालिटी
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान बनाना है सिटीज़ के लिए, और हमें क्या करना है इसमें नेशनल एमिशन इन्वेंट्री, ठीक है, क्या बनाना है, नेशनल एमिशन इन्वेंट्री हमें सेटअप करनी है, जिसमें हमें पोल्यूटेंट कितने क्वांटिटी में डिस्चार्ज हो रहे हैं उसके बारे में पता चल सके। इसके अलावा हमें क्या बनाना है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क बनाना है, क्या बनाना है, नेटवर्क ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी असेसमेंट सेल बनाना है, क्या बनाना है, टेक्नोलॉजी असेसमेंट सेल बनाना है। उसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना है, जिसमें हमें जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए, जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको क्या करना है, वो करना है। तो हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी करना है, इसमें क्या करना है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना है, टेक्नोलॉजी असेसमेंट सेल लगाना है। उसके अलावा टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के साथ हमें नेटवर्क भी वो करना है। उसके अलावा नेशनल एमिशन इन्वेंट्री का भी वो मतलब बनानी है। उसके बाद इंडोर एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट भी करना है, इंडोर एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट भी हमें करना है, ठीक है। इंडोर पोल्यूशन को भी हमें प्रिवेंट करना है। इसके अलावा तो आपको सारी चीज़ें पता ही चल गई, और हमने बताया था कि मेनली है कि नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क मैंने बता दिया। इसके अलावा जो ये प्रोग्राम है इसमें मेनली क्या किया जाता है, पोल्यूशन कंट्रोल इनिशिएटिव, जिसका मेजर गोल है कि हमें जो भी पार्टिकुलेट मैटर है या कोर्स मटेरियल है उनके एकम्युलेशन को रोकना है एटलीस्ट 20% बाई 2024। कितना रोकना है, हमें एटलीस्ट 20% रोकना है बाई 2024, ठीक है। जो भी ये फाइन पार्टिकल्स हैं या फिर कोर्स मटेरियल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को हमें 2024 तक 20% रोकना है। तो ये है हमारा किसके बारे में, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 52 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 हमें क्या बोलता है, नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर ऑथोरिटी, नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर ऑथोरिटी के बारे में बताना है। सबसे पहले है इट विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। बिल्कुल ये जो है अभी बनी नहीं है, लेकिन हाँ दिस विल रिप्लेस नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी को ये रिप्लेस करेगी। सेकंड है इट विल आल्सो हैव द पावर टू सेट अप ए स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर इंडिविजुअल लिंक प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल इंडिविजुअल लिंक प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल भी सेटअप कर सकती है। थर्ड है नीरा विल फंक्शन एज एन अम्ब्रेला बॉडी फॉर ऑल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स एंड टू बी हेडेड बाय मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर ऑथोरिटी जो है ये एज ए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होगी फॉर ऑल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। और उसने बोल रखा है किस मिनिस्टर के अंडर होगी, ये मिनिस्ट्री होगी, बोल रखी है कि हेड कौन करेगा, हेडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो याद रखना इसको हेड मिनिस्टर नहीं करेंगे, इसको हेड कौन करेंगे, इसको हेड करेंगे सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर। कौन करेंगे इसको, सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर इसको हेड करेंगे, ना कि मिनिस्टर हेड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर ऑथोरिटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड कौन करेंगे, सेक्रेटरी करेंगे, और ये सारी चीज़ें उसमें स्पेशल पर्पस व्हीकल एस्टेब्लिश किया जाएगा। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी इसमें रिप्लेस की जाएगी। उसके अलावा ये नेबरिंग कंट्री के साथ भी क्या करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी, और मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट करेगी। और जितने भी इसके पास इश्यूज़ हैं, मतलब जो भी इश्यूज़ हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस होगा, उसके लिए जो भी इश्यूज सोल्व करने की पावर इसको दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये इसके पास पावर होगी फंड्स रेज करने की भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पास और भी क्या पावर होगी, फंड्स रेज करने की भी पावर होगी इससे, ठीक है। और ये एज ए रिपोजिटरी काम करेगी। जो भी आप अगर फंड बोरो करते हैं तो बोरोड मनी की रिपोजिटरी की तरह भी यही बॉडी काम करेगी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, देखो ये चलो हम नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर ऑथोरिटी सेटअप कर रहे हैं। तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट ऑथोरिटी क्या थी, देखो ये नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी थी ना, ये एक सोसाइटी थी जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में थी, ठीक है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में ये रजिस्टर्ड थी। इसके अलावा किस मिनिस्ट्री में थी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में थी। ये किस में थी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में। इसके अलावा ऑटोनोमस सोसाइटी थी जो कब बनी थी, 1982 में बनी थी। उसके बाद ये मतलब गवर्निंग बॉडी भी थी, ठीक है। और इसके अलावा मतलब इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं उसके लिए एडजुडिकेशन हमारे क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे दे रखा है, यस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक आर्टिकल में दे रखा है जो आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 262, ठीक है। एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स जो इंटर स्टेट के होते हैं, वाटर डिस्प्यूट्स के होते हैं, उसको बोलते हैं, आर्टिकल 262 में हमारा दे रखा है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 54 पे, नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन। नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले है कि
the government aims to achieve gasification of 100 million ton of coal by 2030 and this is the first time that has a mission documented has been released। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट जो कितना अचीव करना चाहती है कि हमें 100 मिलियन टन जो कोल है, 100 मिलियन टन जो कोल है उसको 2030 तक क्या करना है, हमें उसकी गैस बना देनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 100 मिलियन टन की हमें क्या बनानी है, गैस बनानी है, ये हमारा टारगेट है नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन के अंडर। सेकंड है कोल गैसिफिकेशन, एक प्रोसेस होती है जिसमें कोल को सिंथेसिस गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको सिन गैस भी बोलते हैं, जो किस किस का मिक्सचर होती है, हाइड्रोजन, CO2 और CO, ठीक है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है ये बोल रहे हैं कि मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम का पार्ट है जो किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल का है। देखो तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ये मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम है ना, ये किसका है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल का नहीं है, ये नीति आयोग का है। ये किसका प्रोग्राम है, ये नीति आयोग का प्रोग्राम है और इसमें मेनली क्या किया जा रहा है कि आपको जो है हमारे इंपोर्ट बिल को कम करना है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है, कोल रिजर्व्स को कम करना है, ठीक है, मतलब कन्वर्ट करना है कोल रिजर्व्स या फिर जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है उसको मिथेनॉल में कन्वर्ट करना है। ये हमारा नीति आयोग का मेन मिशन, मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम। तो थर्ड स्टेटमेंट तो वैसे रॉन्ग होगी। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, तो हमारा आंसर डायरेक्ट क्या आ गया, ए, ठीक है। इसके अलावा देखो नॉर्मली अगर 3 टन, मतलब ऐसा माना जाता है कि 3 टन कोल से अगर आप 3 टन कोल को कन्वर्ट करते हो तो कितनी गैस उससे बनेगी, याद रखना 1 टन मिथेनॉल उससे बनेगा। कितने बनेगा उससे, 1 टन मिथेनॉल उससे बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 3 टन कोल लेते हो तब उससे 1 टन मिथेनॉल बनेगा, तो इस हिसाब से देख लेना कितना मतलब मिथेनॉल बन सकता है, ठीक है। और पहला अभी मतलब एक रिसेंटली न्यूज़ में भी एक चीज़ आई थी कि पहला इंडिजीनियसली डिजाइंड हाई ऐश कोल, मतलब कौन सा, हाई ऐश कोल गैसिफिकेशन, हाई ऐश कोल गैसिफिकेशन जो बेस्ड मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट है वो कहाँ पे ओपन किया गया है, वो हैदराबाद में ओपन किया गया है। कहाँ पे ओपन किया गया है, वो हैदराबाद में ओपन किया गया है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, और देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में भी हमें जो एमिशन इंटेंसिटी है GDP की वो 30 to 35% रिड्यूस करनी है 2030 तक, ठीक है, 2005 के लेवल की अभी हमने पढ़ा था। तो ये भी हमारे उन्हीं टारगेट्स में आता है कि हमें मतलब पोल्यूशन को कम करना है, ठीक है। और मेनली मिथेनॉल क्या है ना, स्लाइटली लो एनर्जी कंटेंट होता है। अभी देखो ग्रीन एनर्जी तो है लेकिन मेनली क्या है, ये लो एनर्जी कंटेंट है, ठीक है। इसमें पेट्रोल और डीजल से थोड़ी एनर्जी कम होती है, ठीक है। और इसके अलावा इसके और क्या क्या टारगेट्स हैं, देखो और भी इस मिशन के काफ़ी ज़्यादा टारगेट्स हैं कि हमें टोटल जो भी हमें नॉन फॉसिल बेस्ड एनर्जी जो हम प्रोड्यूस करेंगे ना, एक तो फॉसिल फ्यूल से होती है, एक नॉन फॉसिल फ्यूल से होती है। जो नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी क्रिएट करेंगे उसमें से जो 40% कंटेंट होना चाहिए ना इलेक्ट्रिक पावर का, ठीक है, तो हमें 40% इलेक्ट्रिक पावर हमें चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर चाहिए नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से, ठीक है, 2030 तक। उसके अलावा हमें एक एडिशनल सिंक भी क्रिएट करना है, कितना कि हमें CO2 को रिड्यूस करने के लिए एक एडिशनल सिंक क्रिएट करना है 2.5 से 3 बिलियन टन का, 2.5 से 3 बिलियन टन का हमें सिंक क्रिएट करना है, किसका, CO2 का, बाय 2030, किसका, बाय 2030 हमें उसका सिंक क्रिएट करना है थ्रू एडिशनल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर, ठीक है। तो ये हमारा नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन जिसमें हमारे कई सारे टारगेट्स हैं, ये आपने देख लिए हैं। तो हमें क्या क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 54 आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 55 पे। फ्लैश ड्रॉट के बारे में बताना है, किसके बारे में, फ्लैश ड्रॉट के बारे में बताना है। तो सबसे पहले है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इज़ द नोडल एजेंसी फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग ड्रॉट कंडीशन। बिल्कुल सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ही है जो मेनली ड्रॉट्स को मैनेज करती है। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट और फ्लैश ड्रॉट दो टाइप के होते हैं। एक हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कैसे डिफाइन किया गया है कि सरफेस या सब सरफेस की वाटर सप्लाई जब कम हो जाती है नॉर्मल से, उसको बोले हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। और फ्लैश ड्रॉट क्या होता है, जब मई और जून में होता है मेनली, ये जब ITCZ इंड्यूस्ड रेनफॉल नहीं हो पाता या फिर कम हो जाता है या फिर डिले हो जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फ्लैश ड्रॉट आपने देख लिया क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट आपने देख लिया, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर देख लिया कि कौन सी इसकी जो है मेनली नोडल एजेंसी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देख ली, बस इसके चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और भी कई टाइप के ड्रॉट होते हैं, आपने सुना होगा शायद कि एक तो आपने सुना होगा मीटेरोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है, आपने सुना होगा मीटेरोलॉजिकल ड्रॉट,
ठीक है। मीटरोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है? मीटरोलॉजिकल ड्रॉट होता है कि रेनफॉल की डेफिशिएंसी, ठीक है, रेनफॉल की डेफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग टर्म एवरेज, विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग टर्म एवरेज के रिस्पेक्ट में हमारी जो रेनफॉल की डेफिशिएंसी होती है उसको बोलते हैं मीटरोलॉजिकल ड्रॉट। जैसे अगर 25 या 25 से कम हमारी अगर कमी होती है लॉन्ग टर्म एवरेज से 25% या 25% लेन हमारी मतलब लेस हमारी रेनफॉल होती है तो उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल मीटरोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है। फिर अगर हमारी ये 26% से 50% तक हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मॉडरेट, ठीक है। अगर 50% से ज़्यादा मतलब 50% से ज़्यादा मतलब रेनफॉल में कमी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सीवियर मीटरोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है। तो ये है। एक होता है एग्रीकल्चर ड्रॉट। एग्रीकल्चरल ड्रॉट में क्या होता है? एग्रीकल्चर ड्रॉट में जो सोइल की जो वो है ना मॉइस्चर वो रिड्यूस हो जाती है, बस ये ध्यान रखना है। और इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है और इकोलॉजिकल जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या बता सकते हैं हम? इसके अलावा बहुत सारी और भी हैं, जैसे कि मतलब और क्या क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। एक तो मतलब इम्पोर्टेंट एफर्ट्स क्या हैं? सबसे पहले तो है इंटरनेशनल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि एक यूएनडीपी का प्रोग्राम आपने सुना होगा। क्या लिख रही हूँ मैं? यूएनडीपी का आपने प्रोग्राम सुना होगा। यूएनडीपी का प्रोग्राम क्या है? इंटीग्रेटेड ड्राईलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड ड्राईलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये सुना है आपने? ये किसका? यूएनडीपी का पार्ट है। उसके अलावा आपने सुना होगा यूएन ऑफिस, सुना होगा ना आपने? यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में आपने सुना होगा। ये मेनली डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रेमवर्क मेनली क्या करता है? डेवलप करता है, जो मेनली डिजास्टर्स को क्या करे? प्रिवेंट करे, ठीक है। और ड्रॉट्स को मतलब फोरकास्टिंग के लिए इंडिया में कौन सी एजेंसी है? इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपने सुना होगा, जिसके बारे में इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये एजेंसी है जो मेनली फोरकास्ट करते हैं ड्रॉट आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं। इसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने, इसके अलावा हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उसने एक और प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है नेशनल एग्रीकल्चर ड्रॉट मॉनिटरिंग सिस्टम। नेशनल एग्रीकल्चरल ड्रॉट मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो ये बहुत सारे सिस्टम हैं जो हमारे चले हुए हैं मतलब ड्रॉट को प्रिवेंट करने के लिए। अगर आपको ये भी लिखना जाए तो ये हो सकते हैं। तो देखो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएनडीपी का प्रोग्राम है, कौन सा? ये इंटीग्रेटेड ड्राईलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूएनडीपी का। उसके अलावा जो ये यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, इसने भी एक फ्रेमवर्क बनाया है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने भी ये बनाया है क्या? नेशनल एग्रीकल्चरल ड्रॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा ये आपने देख लिया मीटरोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है, फ्लैश ड्रॉट क्या होता है और एग्रीकल्चर ड्रॉट क्या होता है। सारी चीज़ें होगी आपकी। और इनको मॉनिटर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो क्वेश्चन नंबर 55 हमारे सारे ही स्टेटमेंट जो हैं हमारी करेक्ट हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? डी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? डी। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 56 पे। आरसीए के बारे में बताना है, रिवर सिटीज़ अलायंस। रिवर सिटीज़ अलायंस के बारे में हमें बताना है क्या है रिवर सिटी अलायंस का मेन कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले है इट इज़ अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर रिवर सिटीज़ टू आइडिएट, डिस्कस एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन रिवर्स। तो बिल्कुल अर्बन जो रिवर्स हैं उनके लिए हमें आइडिएट करना है, डिस्कस करना है और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए। सेकेंड है आरसीए इंक्लूड सिटीज़ फ्रॉम द गंगा बेसिन ओनली। देखो गंगा और नॉन गंगा दोनों से हैं, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल गंगा बेसिन की सिटीज़ इसमें इंक्लूड है। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है और किसके साथ मिलकर? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर रिवर सिटी अलायंस को स्टार्ट कर रखा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर रिवर सिटी अलायंस स्टार्ट कर रखा है और इसका मेन कंसेप्ट ये है। और गंगा और नॉन गंगा सिटीज़ दोनों ही हैं इसमें। ये 3 ब्रॉड थीम्स हैं इसके, मतलब रिवर सिटीज़ अलायंस के मेनली 3 ब्रॉड थीम्स पे लॉन्च की गई है। ये वैसे लॉन्च की कब की गई? 2021 में इसको लॉन्च किया गया। 3 ब्रॉड थीम्स है। सबसे पहले हमें क्या करनी है? नेटवर्किंग करनी है। सबसे पहला इसका ब्रॉड थीम में पहला नेटवर्किंग, दूसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग और तीसरा है हमारा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। क्या तीसरा है? टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। तो नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, ये हमारी 3 चीज़ें हैं। तो ये होगी हमारी रिवर सिटीज़ अलायंस, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? ए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं? इसमें जो पार्टिसिपेटिंग सिटीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो ये देखो, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि आपके लिए पीआईबी की इन्फॉर्मेशन है। ये है रिवर सिटीज़ अलायंस। क्या ये रिवर सिटीज़ अलायंस है, जिसके बारे में ये पीआईबी में आई थी न्यूज़, ठीक है, 2022 में फेब में। रिवर सिटीज़ अलायंस जो है पहले तो लॉन्च की गई है, और मेनली ये किसके लिए लॉन्च की गई है, 30 सिटीज़ में ये लॉन्च की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 30 सिटीज़, इसलिए बस मैंने ये PDF आपको खुलवाई है, ठीक है। 30 सिटीज़ इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से सिटीज़ आते हैं उसमें, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, श्रीनगर, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, मिर्ज़ापुर, मथुरा, बिजनौर, अयोध्या, पटना, भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर, साहिबगंज, राजमहल, हावड़ा, जहांगीरपुर, हुगली चिंसुरा, बहरमपुर, मेहसाला, औरंगाबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर, हैदराबाद, पुणे, उदयपुर, विजयवाड़ा, ये सारी सिटीज़ हैं इसमें जो इसके अंडर हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 सिटीज़ हैं इसमें। अगर आ जाए 30, 40 कितनी है सिटीज़ हैं रिवर सिटीज़ अलायंस में, अभी 30 सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। और ये अलायंस, लेकिन याद रखना ये अलायंस जो है सारी सिटीज़ के लिए ओपन है। इट इज़ ओपन टू ऑल सिटीज़ ऑफ इंडिया, और कोई भी रिवर सिटी किसी भी टाइम पर इस अलायंस को ज्वाइन कर सकती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके एक्शन प्लान को वो कौन करेगा, इंप्लीमेंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करेंगी। कौन करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करेंगी। और उसकी इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर कौन करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो इंप्लीमेंटेशन उसको मॉनिटर कौन करेगा, उसको मॉनिटर करेगा स्टेट के लेवल पे चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। अगर सेंट्रल लेवल पे अगर कोई मॉनिटर करना है तो सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी, किसके अंडर, एक सेक्रेटरी, चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी के अंडर, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के होंगे जो इसको मॉनिटर करेंगे, ठीक है। तो स्टेट लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट मॉनिटर कौन करेगा, चीफ सेक्रेटरी, और स्टेट लेवल पे कौन मॉनिटर करेगा, वहाँ पे भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के जो सेक्रेटरी होंगे वो होंगे, ठीक है। बस तो यही ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और आपने सुना होगा नमामि गंगे प्रोग्राम, ठीक है। नमामि गंगे प्रोग्राम में जो प्रोग्रेस और एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलरली कौन रिव्यू करता है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। कौन रिव्यू करता है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, स्टेट गवर्नमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी, ठीक है। ये सारे मिलके इसको क्या करती हैं, वो करती हैं, क्या रिव्यू करती हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं, किसके बारे में, रिवर सिटीज़ अलायंस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपने वो तो सुना ही होगा, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 जो एस्टेब्लिश किया गया था आर्टिकल एडजुडिकेशन के लिए, आर्टिकल 262 में भी उसके बारे में बोला गया है। तो वो भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, उससे भी आप रिजोल्व कर सकते हो। और इसमें क्या बनाया गया, ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है। तो ये सारे स्टेटमेंट है रिवर सिटीज़ अलायंस के बारे में। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 50 कौन सा हो गया, 6 का ए हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। 57 हमें क्या बोलता है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के बारे में बताना है। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पहले ही स्टेटमेंट पता चल जाएगी कि इसको एक एनजीओ निकालता है। कौन सा, प्रथम, एनजीओ प्रथम कौन सा निकालता है इसको, एनजीओ प्रथम इसको मेनली निकालता है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं निकालती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग। सबसे पहले ये एनुअल सर्वे, बिल्कुल ये एनुअल सर्वे है जो क्या एम करता है कि हमें रिलायबल एस्टिमेट्स बताने चिल्ड्रन के इनरोलमेंट के और बेसिक लर्निंग लेवल उनका कितना है ईच डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में इंडिया में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये सेकंड वाला जो पोर्शन है वो ठीक है, लेकिन निकालता कौन है, एनजीओ प्रथम। सेकंड है ये एक स्कूल बेस्ड सर्वे, बिल्कुल भी नहीं एक हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे। स्कूल बेस्ड सर्वे नहीं है ये, हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे है। घर में जाके बच्चों से क्वेश्चनिंग की जाएगी, बस उसी के बेस पे ये सर्वे है। तो ये एक हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे है, ना कि ये स्कूल बेस्ड सर्वे है जो स्टार्ट हुआ था 2005 में। जितने भी रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो बिल्कुल ये वहाँ पे स्टार्ट हुआ था 2005 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो फर्स्ट भी रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग। तो आंसर क्या आ गया, डी। कोई भी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि इन्होंने मतलब कुछ इसकी रिपोर्ट्स आई हैं जैसे कि 2018 से लेकर 2021 के बीच में जो सारी ग्रेड्स के बच्चे, चाहे लड़की हों चाहे लड़के हों, सारे ग्रेड्स के जो भी बच्चे हैं वो क्लियर शिफ्ट देखा जा रहा है प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन ले रहे हैं। किसमें, प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन ले रहे हैं, ऐसा मतलब ट्रेंड देखा जा रहा है। और 2018 से 2021 में जो बच्चे, प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन जो ट्यूशन्स ले रहे हैं, प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रंस जो ट्यूशन्स ले रहे हैं वो भी क्या हो गए, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो गए हैं। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा आंसर क्या हो जाता है, डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। हमें बताना है पोषण अभियान के बारे में। मैं सारी चीज़ें इसके बारे में बता चुकी हूँ। सबसे पहले ये एक मल्टी मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव है जो माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करने के लिए कंट्री में स्टार्ट किया गया है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड है, इसने बोला है कि SDG 5 है जीरो हंगर के लिए। तो आपने पता है कि SDG 1 है नो पॉवर्टी के लिए और सेकेंड है जीरो हंगर के
के लिए, ठीक है। SDG 1 है नो पॉवर्टी के लिए और सेकंड है जीरो हंगर के लिए। तो ये जीरो हंगर के लिए SDG 5 नहीं है, SDG 2 है। तो यही स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया क्या, सी। थर्ड है आंगनबाड़ी सेंटर्स में जो मिशन है वो क्या दे रहे हैं, इसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स मतलब क्या है, इंसेंटिव दिए जा रहे हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स को फॉर यूजिंग IT बेस्ड टूल, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि उसमें IT बेस्ड टूल के लिए वो किया जा रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ ध्यान रखना। और वैसे पोषण अभियान कब लॉन्च किया गया था, 2018 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका अभी सेकंड पार्ट आया, वो कब लॉन्च किया गया, बजट के 21-22 के बजट में उसको अनाउंस किया गया, पोषण 2 को, ठीक है। किसको, पोषण 2 को। इसके अलावा पोषण अभियान में क्या किया जाएगा, पोषण वाटिकाज एस्टेब्लिश की जाएंगी, क्या की जाएंगी, पोषण वाटिकाज एस्टेब्लिश की जाएंगी, ठीक है। हमें क्या क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेनली टारगेट्स क्या क्या है इसके, सबसे पहले तो जो हमारी स्टंटिंग है 0 से 6 साल के बच्चे की जो स्टंटिंग है वो हमें 38% से 25% तक रिड्यूस करनी है, कब तक, 2022 तक, ठीक है। वो तो आ ही गया, क्या कर दी क्या इंडिया ने, देखते हैं। उसके बाद है हमारा जो स्टंटिंग और वेस्टिंग है, स्टंटिंग और वेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टंटिंग और वेस्टिंग है उसको क्या करना है, हमें 2% पर ईयर रिड्यूस करना है, 2% पर ईयर रिड्यूस करना है। और जो हमारी एनीमिया है, जो हमारा एनीमिया है उसको हमें 3% पर ईयर क्या करना है, रिड्यूस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एनीमिया को हमें 3% पर ईयर रिड्यूस करना है और स्टंटिंग एंड वेस्टिंग को हमें 2% पर ईयर करना है। और टारगेट था हमारा कि 0 से 6 ईयर्स तक के बच्चों में 38% से 25% हमें स्टंटिंग कर देनी है, कब तक, 2025 तक। ये थे हमारे कुछ मिशन और ये मेनली किसके अंडर है, मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसकी कौन सी है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मेनली इसकी क्या है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इसके मिशन की जो भी अंडर न्यूट्रिशन के लिए चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 58 आंसर सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 59 पे। हमें हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडिया मिसिंग मिडल रिपोर्ट के बारे में बताना है कि किसने छापी है, कौन है, क्या है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडिया मिसिंग मिडल, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडिया मिसिंग मिडल, सबसे पहले ये रिपोर्ट किसने पब्लिश किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नीति आयोग ने ये रिपोर्ट मतलब वो की है, निकाली है। तो देखो ये बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने निकाली, बिल्कुल भी नहीं है, नीति आयोग ने निकाली है। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। किसने निकाली है रिपोर्ट, उसी से आपका पता चल गया। तो रिपोर्ट्स और कौन निकाल रहा है उसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर एंड दैट अलाउज हेल्थ इंश्योरेंस टू बी ऑप्शनल। ये इंडिया की एक डिसेंट्रलाइज अप्रोच है। और मिसिंग मिडल ये एक नॉन पुअर सेगमेंट है पॉपुलेशन का, जो डिप्राइव्ड पुअर सेक्शंस में है, रिलेटिवली वेल ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, लेकिन वो मतलब इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं, ठीक है। उसको बोला गया मिसिंग मिडल। तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है मतलब किसको, गवर्नमेंट को इंश्योरेंस सेक्टर में, कि बहुत सारे लोग जो हैं अभी बचे हुए हैं जो इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अप्रोक्स 30% जो पॉपुलेशन है, मतलब अप्रोक्स 40 करोड़ पीपल और 30% पॉपुलेशन मिसिंग मिडल में आते हैं। कितना बोला है, 30% पॉपुलेशन, या फिर आप बोल सकते हो 40 करोड़ पीपल जो है इस मिसिंग मिडल के इसमें आते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 59 आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 60 पे। हमें बताना है ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर, ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स पे बताना है क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले है द यूनियन मिनिस्ट्री फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट फ्लैग ऑफ द फर्स्ट एवर ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर। बोल रहे हैं कि सबसे पहले लेबर मिनिस्ट्री ने ये जो सर्वे है वो निकाला है। तो बिल्कुल ये सबसे पहले अभी लेबर मिनिस्ट्री ने ये सर्वे निकाला, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। सेकंड है कि इंडिया इज सिग्नेटरी टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 189th कन्वेंशन। कल ही मैंने बताया था डोमेस्टिक वर्कर्स पे 189th कन्वेंशन जो इंडिया का, वो इंडिया ने साइन कर रखा है। बहुत 8 कन्वेंशन बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस। थर्ड है अदर 4 ऑल इंडिया सर्वेज बीइंग अंडरटेकन बाय लेबर ब्यूरो आर। और कौन कौन से सर्वे जो लेबर ब्यूरो निकालती है वो कौन कौन से हैं, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर का तो निकालती है, साथ में माइग्रेंट वर्कर का भी निकालती है। फिर जो प्रोफेशनल जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं उसका भी निकालती है। और फिर जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है उसका भी निकालती है। और जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे होता है उसको भी निकालती है। तो ये सारे सर्विस को निकालते हैं लेबर ब्यूरो ही निकालती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सर्विस को निकालता है तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये हो गया हमारा आंसर डी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्या बोलता है, हमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट के बारे में बताना है। किसके बारे में, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट के बारे में हमें बताना है।
सबसे पहले है दिस इज़ एन एनुअल सर्वे, बिल्कुल ये एनुअल सर्वे है और मेनली क्लीनलीनेस, हाइजीन और सैनिटेशन के लिए ही चलाया जाता है सिटीज़ और टाउन्स में अक्रॉस इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंडर। ये मेनली कौन करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया मिलकर इसको करती हैं। और प्रेरक दौर सम्मान मेनली इसमें एक परफॉर्मेंस अवार्ड दिया जाता है, बिल्कुल सही है। और मेनली याद रखना एक स्वच्छ मतलब जो ये अवार्ड दिया जा रहा है ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंदर दिया जा रहा है, जिसमें मेनली 5 सिटीज़ को ये अवार्ड दिया भी गया है, जिसमें इंदौर जो है वो सबसे पहले आई है। कौन सी आई है? इंदौर सबसे पहले आई है। इसके अलावा सूरत, नवी मुंबई, न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, इंदौर, सूरत, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और तिरुपति इन सिटीज़ को क्या घोषित किया गया है? इसमें दिव्य घोषित किया गया है, प्लेटिनम कैटेगरी में इनको इंक्लूड किया गया है। किसमें? दिव्य या फिर प्लेटिनम कैटेगरी में इनको इंक्लूड किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी सिटीज़ को इसमें अवार्ड दिया गया। तो ये ध्यान रखना कि ये प्रेरक दौर सम्मान किस में दिया जाता है? सफाई में दिया जाता है, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण में दिया जाता है प्रेरक दौर सम्मान। तो ये क्वेश्चन 61 हमारा आंसर क्या हो जाता है? डी, ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाता है? डी। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 62 पे, सॉरी। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बताना है। किसके बारे में? सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। सबसे पहले है दे ऑफर कोलेटरल फ्री लोन्स टू सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन दैट जनरली फाइंड इट हार्डर टू गेट लोन्स फ्रॉम बैंक। बोल रहे हैं कि ये कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को जो मेनली जिनको लोन्स मिलना मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये उन्हीं को लोन देते हैं मेनली जिनको लोन मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं? एक अपना ही फंड क्रिएट करते रहते हैं जिसमें ये वो करते रहते हैं। सेकेंड है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मेनली जो है इन्होंने ये लॉन्च किया है। कौन सा? लखपति सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन, जिसमें जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन है, रूरल वुमेन है, वो 1 लाख तक एक साल में कमा सकते हैं। तो बिल्कुल ये भी स्टार्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में स्टार्ट किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। किसके बारे में? सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। इसमें तो आप किसमें के बारे में भी लिख सकते हो, इसमें तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। मेंस में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो जीएस पेपर 2 है उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओज वगैरह के बारे में आता है, तो उसमें भी आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो मेंस के पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 62 इसका आंसर हो जाता है हमारा सी, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 63 पे। हमें बताना है 5G टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है, देख लेते हैं। बोले कि 5G 2 बैंड्स में काम करते हैं, बिल्कुल नहीं, 5G 3 बैंड्स में काम करती है। 5G 3 बैंड्स में काम करती है। कौन कौन से बैंड है वो? 3 कौन से बैंड हैं? लो, मिड, हाई। कौन से हैं? लो, मिड, हाई। तो एक लो भी होता है, लो, मिड, हाई 3 बैंड्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड बोल रहे हैं कि नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 ऑल्सो ले आउट ऑब्जेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू 5G सर्विसेज इन इंडिया। बोले कि जो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 है वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ 5G सर्विसेज उसने लॉन्च किए हैं इंडिया में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लॉज किए हैं विद रिस्पेक्ट टू 5। तो बिल्कुल सही इसमें ये स्टेटमेंट दे रखी है कि येस, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 में कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू 5G सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं कि एक तो देखो हमें हाई स्पीड इंटरनेट की सर्विसेज स्टार्ट करनी है, ठीक है, हाई स्पीड जो इंटरनेट है वो स्टार्ट करना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टार्ट करना है, मशीन टू मशीन सर्विसेज की लॉन्च आउट करना है। दूसरी चीज़ हमें क्या करना है कि हमें कैपेसिटी को इंक्रीज करना है नेक्स्ट जनरेशन, ताकि हम नेटवर्क जो हम लगा सकें, ठीक है। उसके अलावा देखो इसमें नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन मिशन में और क्या करना है, हमें अपनी जो भी आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर जो हमारी रैंक है उसको भी हमें इम्प्रूव करना है। आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन निकालता है? आपने सुना होगा वो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन निकालता है। कौन निकालता है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन निकालता है आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स को, ठीक है। 2017 में इसमें हमारी रैंक आई थी 134, तो हमें अपनी रैंक को भी इसमें इंप्रूव करना है। ये भी इसका मेनली क्या है, ऑब्जेक्टिव है नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी के। इसके अलावा और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? इसके अलावा हमें क्या करना है, डिजिटल सॉवरेनिटी, मतलब डिजिटल सॉवरेनिटी चाहिए हमें, क्या कर, इसके अलावा हमें क्या करनी चाहिए, डिजिटल सॉवरेनिटी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें डिजिटल सॉवरेनिटी अटेन करनी है। इसके अलावा और क्या है, इसने रिप्लेस किया नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2012 को, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2012 को भी इसने रिप्लेस किया। किसको? 2012 को भी इसने रिप्लेस किया था जब ये 2018 में आई थी। उसके अलावा बात करें इसमें क्या करना है हमें, इंडिया की जीडीपी का अभी ये कितना है 6% है, उससे हमें कितना ले जाना है, इसको 8% तक ले जाना है, ठीक है। डिजिटल को 6% से हमें 8% तक ले जाना है। उसके अलावा हमें 1 मिलियन पॉपुलेशन को स्किल करना है, ठीक है। कितना? 1
मिलियन पॉपुलेशन को हमें क्या करना है, स्किल करना है। मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी आएगी तो हमें उसके लिए स्किल पीपल भी चाहिए, तो वो कितने मिलियन पीपल को स्किल करेंगे, 1 मिलियन पीपल को। इसके अलावा इसमें 3 मिशन इसके अंडर चल रहे हैं। कौन कौन से इसके अंडर मेनली याद रखना, 3 मिशन के अंडर मेनली ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सबसे पहले है हमारा सिक्योर इंडिया, सबसे पहले हमारा कौन सा, सिक्योर इंडिया, ठीक है। सिक्योर इंडिया के अंदर क्या है, हमारा डेटा प्रोटेक्शन में, लेकिन हमें जो अपना डेटा है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। दूसरा है हमारा कौन सा, प्रोपेल इंडिया, दूसरा हमारा कौन सा, प्रोपेल इंडिया। प्रोपेल इंडिया में क्या किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है। मतलब $100 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम अट्रैक्ट करेंगे। कितनी, प्रोपेल इंडिया में 100 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्या करेंगे, $100 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करेंगे। तीसरा है हमारा, तीसरा जो मिशन है वो हमारा कनेक्ट इंडिया। तीसरा जो मिशन है वो हमारा क्या है, कनेक्ट इंडिया। कनेक्ट इंडिया में हम क्या करेंगे, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन एक तो हमने निकाला है। कनेक्ट इंडिया में कौन सा निकाला है, एक तो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन हमने निकाला है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हर सिटीजन्स को हमें 50 MBPS जो इंटरनेट है वो प्रोवाइड करना है। कितना, 50 MBPS इंटरनेट हर एक सिटीजन को प्रोवाइड करना है। इसके अलावा इस कनेक्ट इंडिया में हमने एक भारत नेट भी स्टार्ट किया। क्या भारत नेट भी स्टार्ट किया है कि जिसमें कि सभी जितने भी ग्राम पंचायत हैं उसको 1 GBPS तो पहले था, अभी कितना कर दिया गया, 10 GBPS हमारे ग्राम पंचायत को क्या करेंगे, मतलब जो इंटरनेट की फैसिलिटी है वो देंगे। कब तक, 2020 तक। 2022 तक तो हम 10 GBPS देंगे और 2020 तक हमें कितने देंगे, देखो 2020 तक 1 GBPS देंगे और 10 GBPS देंगे 2022 तक, ठीक है। तो ये है मेनली भारत नेट। तो ये कोई 3 मिशन के अंडर ये चल रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, सिक्योर इंडिया, प्रोपेल इंडिया और कनेक्ट इंडिया। सिक्योर इंडिया में डेटा को प्रोटेक्ट करना है, प्रोपेल इंडिया में हमें इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना है और कनेक्ट इंडिया में हमें अलग अलग मिशन चलाने हैं, जैसे कि नेशनल कौन सा मिशन है, ये ब्रॉडबैंड मिशन है और उसके बाद ये है भारत नेट, ठीक है। तो ये होगी हमारी कौन सी, 5G टेक्नोलॉजीज के बारे में सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 63 हो गया कंप्लीट। क्या आंसर आ गया इसका, फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, बी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 64 पे। सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के बारे में बताना है। किसके बारे में, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के बारे में। सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है जो मतलब सैटेलाइट इन स्पेस को यूज़ करता है इंटरनेट सिग्नल लेने के लिए फ्रॉम द ISP टू यूजर्स। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यही है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज की, सैटेलाइट से हमें इंटरनेट मिल रहा है। इट ऑपरेट्स यूजिंग 2-वे सैटेलाइट लाइक VSAT और टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट टू लाइजन बिटवीन ISP एंड यूजर्स विद सैटेलाइट डिशेज। बिल्कुल ये सारी चीज़ें 2-वे सैटेलाइट का इसमें यूज़ किया जाता है, जैसे कि VSAT वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल और फिर टेलीकॉम सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है ताकि ISP और यूजर्स के बीच में मतलब क्या किया जा सके, कनेक्शन बनाया जा सके। तो ये चीज़ का यूज़ किया जा सकता है। ऐसे कई सारे मतलब जो प्रोजेक्ट्स हैं जो मेनली प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट। कौन कौन से हैं, आपने सुना होगा स्टारलिंक, ठीक है। स्टारलिंक आपने सुना होगा, स्टारलिंक ये प्रोजेक्ट है किसका है, ये मेनली एलोन मस्क स्पेसएक्स का मेनली ये मिशन है, ठीक है, स्पेसएक्स का है। उसके बाद आपने एक मिशन सुना होगा क्यूपर मिशन किसका है, मेनली अमेजोन का है। ये भी मेनली सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वन वेब आपने सुना होगा, तो ये सारे सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने और भी बहुत सारे बताए थे, तो आप एक मेरे को कमेंट सेक्शन करके बताना, कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने कहाँ पे ये सारी चीज़ें करा रखी हैं, कौन से लेक्चर में करा रखी हैं, ठीक है। और मेरे को एक और बच्चे के बारे में पता चला है शायद, जिनकी ID पीस नाम से, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किया है कि मतलब टाइम लैप्स उसमें डाल दें कि कौन सी मिनट पे कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। सो थैंक यू, अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो इस चैनल पे, सो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 65 पे। तो ये इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी, ठीक है। क्योंकि हम उतना नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि एक लेक्चर ही बना पाएंगे, उसके बाद अगर मैं वो भी डालने लग जाऊँ तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, फिर मैं वही डालते रह जाऊंगी, ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोलता है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताना है। किसके बारे में बताना है, हमें LIGO प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। ये LIGO प्रोजेक्ट क्या है भाई, ये तो हमारा उसमें भी आ चुका है, आपने देखा होगा कि किस में आ चुका है, ये तो हमारे उसमें भी आ चुका है, किसमें, UPSC के पेपर में भी आ चुका है, ठीक है। ग्रेविटेशनल वेव को मेनली ऑब्जर्व करने के लिए ये मेनली इंटरफेरोमीटर बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो बोल रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट है ये कौन फंड करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी
कौन फंड करेगा इसको? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। बिल्कुल, देखो ये इसको मेनली इंप्लीमेंट करेंगे कौन? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक इसको मेनली इंप्लीमेंट करेंगे। दूसरा है कि इट वाज डिजाइंड फॉर डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव प्रिडिक्टेड बाय आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये बोल रहे हैं मेनली दिस वाज डिजाइंड फॉर डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। ये मेनली डिज़ाइन किया गया था फॉर डायरेक्ट डिटेक्शन, ताकि हम कर सकें ग्रेविटेशनल वेव्स का, जो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताई गई थी। थर्ड है LIGO यूज लेजर इंटरफेरोमीटर टू डिटेक्ट EM रेडिएशन। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये LIGO प्रोजेक्ट है ये मेनली ग्रेविटेशनल वेव्स को मतलब वो करता है, मतलब डिटेक्ट करेगा। तो ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ये डिटेक्ट नहीं कर सकता LIGO, ठीक है, क्योंकि ये मेनली किसको वो करेगा? ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करेगा, और ग्रेविटेशनल वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं होती हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी वैसे रॉन्ग होगी, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? ए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? ए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और देखो अब LIGO में क्या है हमारी, मतलब वहाँ पे LIGO प्रोजेक्ट में क्या है, 3 ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स लगाए गए हैं। 3 ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स लगाए गए हैं, 2 तो हमारे लगाए गए हैं हैनफोर्ड्स USA में, जो नॉर्थ वेस्ट USA में पड़ता है, और एक लगाया गया है हमारा कहाँ पे? लिविंगस्टोन USA में। एक हमारा लिविंगस्टोन में लगाया गया है, जो कहाँ पे है? साउथ ईस्ट USA में है। तो याद रखना, इन 2 में से जो एक है उसको हटा के और इंडिया में सेटअप करने की बात करेगी LIGO इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर। LIGO इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर प्रपोज्ड है कि महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में कि एक एडवांस जो LIGO डिटेक्टर है उसको इंडिया में क्या कर दिया जाएगा? रिप्लेस कर दिया जाएगा, ऐसी बात चल रही है। ठीक है, तो ये है हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर दिस जो भी है, ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर आ गया ए। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 66 पे हमें बताना है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। किसके बारे में बताना है? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले है कि GIS इज कंप्यूटर बेस्ड टूल फॉर मैपिंग एंड एनालाइजिंग ज्योग्राफिकल टेरेन। देखो ये कंप्यूटर बेस्ड टूल है, बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड टूल है। इसमें क्या किया जाएगा? मनरेगा के अंडर GIS सॉल्यूशंस एसेट रिलेटेड क्वालिटी को अलोंग विद बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर इम्पैक्ट यूज किया जाता है। बिल्कुल GIS को ही यूज किया जाता है, किसमें? मनरेगा में। उसके बाद है क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग पोर्टल हेल्प अदर मिनिस्ट्री टू सी द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ प्लैंड एसेट्स ऑन मैप। तो याद रखना, ये ऐप नहीं, इसके लिए दूसरा बनाया गया है। कौन सा? इसके लिए ऐप बनाया गया है युक्त धारा जियो स्पेशल प्लानिंग पोर्टल। कौन सा? युक्त धारा जियो स्पेशल प्लानिंग पोर्टल। जियो स्पेशल प्लानिंग पोर्टल बनाया गया है इसके लिए। किसके लिए? युक्त धारा पोर्टल बनाया गया है, ना कि ये वाला पोर्टल है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? ए। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है? ये वाला पोर्टल नहीं है। तो आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 67 पे हमें बताना है इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। किसके बारे में? इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। सबसे पहले बोला था कि IPv6 ये जो है मोस्ट रिसेंट वर्जन है इंटरनेट प्रोटोकॉल का, जो प्रोवाइड करता है आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन सिस्टम कंप्यूटर्स के लिए और नेटवर्क्स एंड रूट ट्रैफिक अक्रॉस इंटरनेट। बिल्कुल, और ये मेनली किसने लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर हमारा क्या हो गया? सी। बिल्कुल सही है इसके बारे में। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है ना, इसने फिक्स की है कि हम 30 जून 2022 तक हम क्या कर देंगे? कंप्लीट ट्रांजिशन कर देंगे। किसमें? IPv6 में। IPv6 में हम 30 जून 2022 तक कंप्लीट ट्रांजिशन कर देंगे जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका। और अगर हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का तो 2022 तक कर देंगे, लेकिन अगर हमें प्राइवेट वगैरह का या फिर जो मतलब अदर हैं, जो अदर्स हैं, उनका कब तक करना है? दिसंबर तक करना है। ठीक है, कब तक करना है? दिसंबर तक करना है। जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उनका, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का हमें दिसंबर तक कर देना है कंप्लीट। और अगर हमें गवर्नमेंट बोले उनका जून तक हमें कंप्लीट कर देना है। ये है इसमें। तो बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 68 पे। FSSAI के बारे में बताना है। किसके बारे में? FSSAI। देखो क्या है FSSAI? सबसे पहले बोला है कि इसमें जो है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जिनका मतलब देखो ये बोल रही हूँ। सबसे
जिन आइटम्स में लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए हमें FSSAI का। तो बिल्कुल इसमें क्या लग रहा है आपको, क्या चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बिल्कुल चाहिए। आपको क्या चाहिए इसमें? आपको अप्रूवल चाहिए किसका? FSSAI का। और डाइट फॉर लाइफ एक इनिशिएटिव है जो मेनली अवेयरनेस फैलाने के लिए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में। तो बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या जाता है? सी। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें FSSAI के बारे में, FSSAI वैसे सेटअप कब किया गया था? 2008 में इसको सेटअप किया गया है। ठीक है। कब सेटअप किया गया है इसको? 2008 में इसको सेटअप किया गया था। किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स? न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा ये क्या है? एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है ये? एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो किसी एक्ट के अंडर बनी है। तो क्या है? ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो किस एक्ट के अंडर बनी है? FSSAI एक्ट के अंडर बनी है। ठीक है। इस एक्ट के अंडर बनी है जो कब आया था? 2006 में आया था। उसके बाद इसकी कंपोजिशन की बात करें, एक तो इसमें चेयरपर्सन होते हैं, साथ में इसमें 22 मेंबर्स होते हैं इसकी कमेटी में। ठीक है। तो एक चेयरपर्सन जो होते हैं मेनली इनको कौन अपॉइंट करता है? इनको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। और इसमें से 1/3 क्या होनी चाहिए? वुमेन होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/3 वीमेन होनी चाहिए। इसमें कितनी होनी चाहिए? 1/3 वीमेन होनी चाहिए। इसके बाद जब ये बना FSSAI तो इसने 6 लॉज को रिप्लेस किया था। कितने लॉज को? 6 लॉज को इसने रिप्लेस किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कौन कौन से 6 लॉज को रिप्लेस किया था जब हमारा FSSAI आया? सबसे पहले था प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। कौन सा था? प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। दूसरा था हमारा कौन सा? फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955। फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955। फिर था हमारा मीट प्रोडक्ट्स ऑर्डर। पहले तो ये हमारा फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर, फिर आया हमारा मीट प्रोडक्ट्स ऑर्डर। ये कब आया था? हमारा 1973 में। फिर आया हमारा वेजिटेबल प्रोडक्ट ऑर्डर, वेजिटेबल ऑयल प्रोक्योरमेंट ऑर्डर जो भी था ये 1947 का था। तो ये ऑर्डर आया हमारा 1947 का। फिर है हमारा एडिबल ऑयल पैकेजिंग ऑर्डर। ठीक है। एडिबल ऑयल पैकेजिंग जो हमारा रेगुलेशन है 1988 के अंदर। और फिर आया हमारा मिल्क वाला ऑर्डर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का जो ऑर्डर है वो था हमारा 1992 में। ठीक है। तो ये हमारे 6 ऑर्डर्स थे। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे 6 ऑर्डर्स थे जो मेनली 6 मिशन थे जो रिप्लेस करके FSSAI बना था। 6 मिशन से बोल रही हूँ, 6 मेनली लॉज थे जिनको रिप्लेस करके FSSAI बना था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इन 6 को रिप्लेस करके बना था। साथ में ये इसके बारे में कुछ स्टैटिक पोर्शन हो गया। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव भी स्टार्ट कर रखे हैं FSSAI ने। कौन कौन से इनिशिएटिव? जैसे कि आपने सुना होगा एक ईट राइट इंडिया। कौन सा हो गया? आपने सुना होगा ईट राइट इंडिया। ये कैंपेन भी किसका? हमारा FSSAI का है। ठीक है। जो जिसमें मेनली इसका एम जो है केवल फूड प्रोवाइड करना नहीं है लेकिन उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन करना मेन ये क्वालिटी के लिए। ठीक है। उसके बाद है हमारा क्लीन स्ट्रीट फूड। आपने सुना होगा क्लीन स्ट्रीट फूड। ये भी मेनली किसका? FSSAI का इनिशिएटिव है। उसके बाद डाइट फॉर लाइफ तो आपने देख ही लिया, डाइट फॉर लाइफ। ठीक है। डाइट फॉर लाइफ। उसके बाद आपने सुना होगा सेव फूड, शेयर फूड एंड शेयर जॉय। सेव फूड, शेयर फूड एंड शेयर जॉय। ठीक है। ये इनिशिएटिव किसका है? ये भी मेनली किसका है? ये भी FSSAI का है। उसके बाद है हार्ट अटैक रिवाइंड। क्या है? हार्ट अटैक रिवाइंड। ये भी मेनली किसका है? ये भी मेनली किसका है? ये भी इसी का है, FSSAI का इनिशिएटिव। स्वस्थ भारत यात्रा, स्वस्थ भारत यात्रा। ये भी मेनली किसका है? ये भी मेनली FSSAI का इनिशिएटिव है। उसके बाद है फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर। ये भी किसने खोला हुआ है? इसी ने। फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर। ठीक है। रिसोर्स सेंटर। ये भी मेनली किसका? FSSAI का। तो ये सारे इनिशिएटिव किसके हैं? FSSAI के इनिशिएटिव्स हैं। ठीक है। FSSAI इनिशिएटिव्स। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ये सारे इनिशिएटिव किसके हैं? FSSAI के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। चंद्रयान 2 के बारे में हमें बताना है। किसके बारे में? चंद्रयान 2 के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले है ये इसरो का पहला अटैम्प्ट है लैंड करने का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सरफेस पे। बिल्कुल चंद्रयान 2 में मेनली एक लैंडर जाएगा बिल्कुल, जिसका नाम विक्रम है। और रोवर जो प्रज्ञान है तो ऑर्बिटर है। ये बिल्कुल ये फेल भी हो गया, आपको पता है। लूनर रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर जो है नासा का रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है जो करंटली उसको वो कर रहा है, बिल्कुल जो ऑर्बिट कर रहा है उसको किसको
नासा का रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट जो मेनली लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर है उसका नाम, जो मेनली नासा का है, और ये रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है जो मेनली ऑर्बिट कर रहा है किसको, मून को। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में करेक्ट है, तो इसके बारे में नहीं क्या बताने के लायक है, कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हमारा क्या होता है, डी। आ जाते हैं 70 पे, हमें बताना है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन मिशन। डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन मिशन का आपने पता होगा, ये मेनली क्या है, इसमें एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाया जाएगा जो मान लो कि एक एस्टेरॉयड है वो धरती की तरफ आ रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि वो धरती से टकराएगा, तो ये स्पेसक्राफ्ट क्या करेगा, ये एक सुसाइडल टाइप मतलब एक स्पेसक्राफ्ट होगा जो जाएगा और सीधा इस एस्टेरॉयड से टकरा जाएगा और इस एस्टेरॉयड से टकरा के ये खत्म हो जाएगा, और इसका माना जा रहा है कि ये इसका जो पाथ है उसको क्या कर देगा, डाइवर्ट कर देगा। ठीक है, ये इधर आने की बजाय उधर चला जाएगा, तो ये इसका मेन टारगेट है। तो सबसे पहले मिशन विल टेस्ट द न्यू टेक्नोलॉजी टू बी प्रिपेयर्ड इन केस एन एस्टेरॉयड हेड्स टुवर्ड्स अर्थ इन फ्यूचर। बिल्कुल। सेकंड है द टारगेट ऑफ स्पेसक्राफ्ट इज ए स्मॉल मूनलेट कॉल्ड ट्रोजन। तो याद रखना इसका जो मेनली टारगेट है ना स्पेसक्राफ्ट का, वो एक स्मॉल मूनलेट है जिसका नाम ट्रोजन नहीं है, उसका नाम क्या है, डाइमोर्फस। क्या नाम है उसका नाम, डाइमोर्फस। डाइमोर्फस है उसका नाम, ना कि ट्रोजन है। ठीक है, डाइमोर्फस उसका नाम है, और ये जो है ना एक लार्जर एस्टेरॉयड जिसका नाम है डिडिमोस, उसको मेनली ये वो करता है, सर्कल करता है। तो याद रखना ये इसको नहीं करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट होगी, सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया, ए। और याद रखना ये किससे लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से। किससे, फैल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया, जो कि किसका था, स्पेस एक्स का था। एक सुसाइड मिशन है ये। कोलिजन ये माना जा रहा है कब करेगा, सितंबर से अक्टूबर 2022 में। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में ये मेनली माना जा रहा है कि क्या करेगा, कोलिजन करेगा। और मेनली इस स्पेसक्राफ्ट में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ड्रैको है जिसका नाम क्या है, ड्रैको। ड्रैको की फुल फॉर्म क्या है, ड्रैको की फुल फॉर्म है डिडिमोस रिकॉनिशंस एस्टेरॉयड कैमरा फॉर ऑप्टिकल्स। एस्टेरॉयड कैमरा फॉर ऑप्टिकल्स और डिडिमोस रिकॉनिसेंस। ठीक है, नेविगेशन इसके बाद है ड्रैको नेविगेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें, तो ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाइमोर्फस उस स्मॉल मूनलेट का नाम है, और ये किसके अराउंड घूम रहा है, ये घूम रहा है किसके, डिडिमोस के अराउंड, इसलिए इसका जो नाम से जा रहा है ये ड्रैको मिशन से जा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 70 आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 71 पे। हमें बताना है किसके बारे में, जाइकोव डी वैक्सीन के बारे में। किसके बारे में, जाइकोव डी वैक्सीन के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले है कि दिस इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट नीडल फ्री प्लाज्मिड आरएनए वैक्सीन। तो याद रखना है ये आरएनए वैक्सीन नहीं है, ये कौन सी वैक्सीन है, डीएनए वैक्सीन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ये डीएनए वैक्सीन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। सेकंड है जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय वैक्सीन्स वर एबल टू न्यूट्रलाइज द वाइल्ड टाइप वायरस इंडिकेटिंग प्रोटेक्टिव पोटेंशियल ऑफ। बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ठीक है, और ये किसके अंडर बनाया जा रहा है, याद रखना नेशनल बायो फार्मा मिशन, आपने सुना होगा, उसके अंडर ये बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा नेशनल बायो फार्मा मिशन में एक और प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया जिसको बोलते हैं I3 प्रोग्राम। I3 मतलब इनोवेट इन इंडिया प्रोग्राम भी नेशनल बायो फार्मा मिशन में ही स्टार्ट किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन हो सके। नेशनल बायो फार्मा मिशन है क्या, ये एक इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन मिशन है। ठीक है, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन मिशन है। इसमें मेनली क्या किया जा रहा है, 2017 में ये मतलब लाया गया था बायो फार्मा के डेवलपमेंट के लिए, कि हमें बायो फार्मा एस्टेब्लिश करनी है। उसके बाद मेनली इसको को फंड कौन करता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको को फंड कौन करता है, वर्ल्ड बैंक इसको को फंड करता है, लोन्स देता है। ठीक है, इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, बायरैक इसकी मेनली क्या है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 71, जिसके बारे में हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है, बी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 72 पे। हमें बताना है वोल्बाचिया बैक्टीरिया के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। डेंगू रोग को रोकने के लिए मच्छरों में जो बैक्टीरिया डाला जा रहा है उसको बोल रहे हैं वोल्बाचिया बैक्टीरिया। व्हेन एडीज मॉस्किटो कैरी वोल्बाचिया बैक्टीरिया compete with virus like dengue and Zika and makes it harder for viruses to reproduce inside the mosquito। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और बोल रहे हैं कि ये ह्यूमंस के लिए भी सेफ है, यस ये ह्यूमन के लिए भी सेफ है, इसलिए तो इसको मच्छरों में डाला जा रहा है। तो याद रखना ये क्या है, एक वोल्बाचिया बैक्टीरिया है। मेनली इसको क्या किया जाएगा, मान लो कि ये मच्छर है, मच्छर की पॉपुलेशन में वोल्बाचिया बैक्टीरिया को डाल दिया जाएगा। और ये जो मच्छर जो मेनली जैसे कि येलो फीवर, जिक्का, जो भी ये बीमारियां करते हैं, तो ये वायरस से होती हैं। तो ये इन वायरस को क्या है, ये बैक्टीरिया उन वायरस को मतलब डिवाइड ही नहीं होने देगा, उनको बढ़ने नहीं देगा। जब नहीं बढ़ने देगा तो क्या हो जाएंगी ये मच्छर, वो डिजीज़ भी नहीं कोज कर पाएंगे, और वो डिजीज़ नहीं कोज कर पाएंगे तो हमें वो बीमारियां नहीं होंगी। तो जिन भी मच्छरों में वो बैक्टीरिया होगा तो इसका मतलब वो बीमारी कोज नहीं करेंगे।
तो यही मेन है कि जो भी डेंगू के मच्छर हैं उनमें मेनली क्या हमें वोल्बाचिया बैक्टीरिया को डालना है ताकि वो बीमारी कोज ना कर सकें। और ये जो वोल्बाचिया बैक्टीरिया होता है ये ह्यूमंस के लिए सेफ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 73 पे। हमें बताना है बिरसा मुंडा के बारे में। देखो बिल्कुल सारी चीजें इसके बारे में हम चुके हैं। सबसे पहले बिरसा फेटी इन्होंने स्टार्ट किया था। ये स्टार्टेड ए मूवमेंट कॉल्ड उलगुलान और ग्रेट टुम्बलूट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ट्राइबल्स। बिल्कुल ही एक्टिवली अपोज्ड बैट बेगारी सिस्टम, बिल्कुल इन्होंने अपोज किया था। और उसके बाद यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया 15 नवंबर को कि जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर। ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, 15 नवंबर को मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सारी स्टेटमेंट बिरसा मुंडा के बारे में करेक्ट है। 1899 से 90 के बीच में 900 के बीच में इन्होंने वो लड़ा था। और मेनली जब ये मतलब इसका मतलब ये जो बिरसा मुंडा रेबिलियन हुआ इसके बाद कौन सा एक्ट पास किया गया, गवर्नमेंट ने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास किया 1908 में। ठीक है, इसी के रिजल्ट से वो पास हुआ। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्या बोल रहा है, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के बारे में बताना है। किसके बारे में, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के बारे में बताना है। सबसे पहले है कि आफ्टर मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, जयपुर, श्रीनगर को 6 सिटी बनाया गया है इसको अट्रैक्ट करने के। तो बिल्कुल ये श्रीनगर 6 सिटी बनी है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको देता है, याद रखना। इसको कौन देता है, याद रखना। ये यूनेस्को का इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का नहीं है। किसका, ये यूनेस्को का इनिशिएटिव है, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। थर्ड है दी नेटवर्क कवर्स 7 सिटीज अक्रॉस द 7। देखो क्रिएटिव 7 फील्ड्स में सिटीज को सिलेक्ट किया जाता है। क्राफ्ट एंड फोक, मीडिया, फिल्म, डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, म्यूजिक। बिल्कुल इन 7 फील्ड्स में मेनली जो है सिटीज को अट्रैक्ट किया जाता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए। ठीक है, बिल्कुल क्रिएटिव सिटी नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को का इनिशिएटिव है। इन 7 थीम्स के ऊपर मेनली सिटीज को सिलेक्ट किया जाता है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्या बोल रहा है, बेस्ट टूरिज्म विलेज के बारे में बताना है। बेस्ट टूरिज्म विलेज बोल रहा है कि पोचमपल्ली जो विलेज है तेलंगाना का, वो बेस्ट टूरिज्म विलेज के तौर पे UNWTO ने उसको सिलेक्ट किया है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यस ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिल्कुल करेक्ट है, उसको सिलेक्ट किया गया है। सेकंड है कि ये ग्लोबल इनिशिएटिव है BTV, क्या बेस्ट टूरिज्म विलेज एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसमें हाईलाइट किया जा रहा है उन विलेजेस को जहाँ पे कल्चर और ट्रेडिशन को मतलब प्रिजर्व करा जा रहा है। बिल्कुल आचार्य विनोबा भावे ने लॉन्च किया था भूदान मूवमेंट पोचमपल्ली से, इसलिए ये जो पोचमपल्ली विलेज है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, सारी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है। अगर हम अब बात करें UNWTO के बारे में, ये UNWTO क्या है, UN की स्पेशलाइज एजेंसी है। ठीक है, कब बनी है ये, 1975 में बनी है। हेडक्वार्टर्स इसके काम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैड्रिड स्पेन में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। कहाँ पे, मैड्रिड स्पेन में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। इसके बाद देखो आपने एक सुना होगा पोचमपल्ली इकात, पोचमपल्ली इकात, पोचमपल्ली इकात है ना, जो याद रखना ये एक GI टैग भी है। क्या है, एक GI टैग भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने तो 3 विलेजेस को रिकमेंड किया था। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 3 विलेजेस को मतलब रिकमेंड किया था, जिसमें से एक ही विलेज को मतलब ये मतलब क्रिएटिव सिटी का टैग मिला है। क्रिएटिव सिटी ना, सॉरी बेस्ट विलेज, कौन सा, बेस्ट टूरिज्म विलेज का वो मिला है। कहाँ मैं क्रिएटिव सिटी पहुंच गई हूँ। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 3 गाँव के बारे में बताया था। एक था कोंग थोंग विलेज मेघालय का, एक था कोंग थोंग विलेज कहाँ का, मेघालय का। एक विलेज था लादपुरा खास MP का, लादपुरा खास MP का। और एक था हमारा पोचमपल्ली तेलंगाना का, जिसमें से इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का वो है टैग मिला है 3 में से। ठीक है, तो ये 3 विलेज कहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा ये भी हो जाता है कंप्लीट। तो इसी उसमें हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।